कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहन बन के झुमकी बहन बटले जमा जमा जुहाए। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलो देर ना करते हुए हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केंद्र द्वारा शीघ्र शुरू की जाएगी कृषि आय बीमा योजना। बीते दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के RAC प्रेक्षागृह में छात्र वैज्ञानिक अंतर्मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए खेत में चूना मिलाएं। अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार बहुत जल्द ही कृषि आय बीमा योजना पेश करेगी ताकि कृषि उपज से होने वाली आय को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। वर्तमान में कुछ राज्यों में जहां पुरानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया है, वहीं कुछ राज्यों ने संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया है। बीते दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के RAC प्रेक्षागृह में छात्र वैज्ञानिक अंतर्मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी देते हुए क्रिजेफ कोलकाता के विभागाध्यक्ष डॉक्टर DK कुंडू ने कहा कि धान की खेती में जल की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। वर्ष 2050 में भारत की जो आबादी होगी उसके अनुसार 137.3 लाख मीट्रिक टन धान की जरूरत होगी। इसलिए धान उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से जल प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जिन किसानों के खेत अम्लीय मिट्टी वाले हैं, वो उसके उपचार के लिए मिट्टी में चूना मिलाएं। इससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा में संतुलन आएगी। साथ ही खेत में जैविक खाद का भी व्यवहार करें। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के असंतुलन से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अम्लीयता के उपचार के लिए मिट्टी में चूना मिलाना चाहिए। वैसे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में असंतुलन हो ही न, इसके लिए जैविक खादों का उपयोग ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में हमको चूना डालना होगा। चूना डालने से क्या होगा, हमारा जो pH का जो है, जिस रेंज में हमारा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है 6.5 से 7.5, ये चूना डालने से इसका जो pH का बरकरार होता है और जितना भी हमारा ज़मीन में हमारा पोषक तत्व तो है लेकिन पौधा नहीं ले पाता है, और ये चूना डालने से इसका जो pH का मेंटेन होगा और न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी सही रहेगा। साथ ही साथ हमें उसमें जैविक कार्बन का मात्रा बढ़ाना होगा। तब ये केचुआ खाद प्रयोग करके, हरी खाद डाल के, जितना भी हमारा जैविक प्रबंधन है उसको आपको लेना होगा, तब जाके उसका हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा और ये कमी नहीं दिखेगा। जो किसान सरसों राई फसल की खेती करना चाहते हैं, वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई का काम पूरा कर लें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। जो किसान भाई सरसों या राई की खेती करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को पांचाली, पूसा बोल्ड, T9, शिवानी इत्यादि उन्नत प्रभेद का चुनाव करके और सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। और बुआई के लिए अपने खेतों की अच्छी तरह से 3 या 4 बार जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए और साथ ही जल निकासी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ग्राउंड नट हार्वेस्टर ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान जमीन से मूंगफली निकालने का काम कर सकते हैं। किसान इस यंत्र का उपयोग तब करें जब मिट्टी में 8 से 15% तक नमी हो। आइए जानते हैं आज के लिए पशुपालन मामले में क्या है पशु विशेषज्ञ की सलाह। थनैला रोग का बचाव करने के लिए किसानों को चाहिए कि जब भी वो दूध दुहें तो दूध पूर्णतः दुहें, थन पे दूध ना छोड़ें। थन पे दूध छोड़ने पे होता है कि बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर जाते हैं, धीरे धीरे वो रोग फैल जाता है क्योंकि बैक्टीरिया थन पे होते हैं। थनैला रोग अगर हो जाए तो बचाव के लिए जब कलर अगर चेंज होता है, रंग चेंज कर जाता है, तो हम इसका जांच करा लें, कल्चर करा के हम देख लें कि ये थनैला रोग किस जीवाणु के कारण हो रहा है।
आज हमारे साथ है सफल किसान शिवराम साहा, जो दुमका जिला के पोरकट्टा गांव के रहने वाले हैं। धान लगाए, गेहूँ लगाते हैं, सारे सब्जी जितने भी हैं साग सब्जी लगाते हैं और साथ साथ में उसके साथ में पढ़ाई भी किया हूँ। और मैं बाहर ना जाकर के कहीं अपने खेत के द्वारा ही सारे व्यवस्था को कर लेते हैं। उसके बाद साथ साथ पढ़ाई भी किया और खेती भी करता हूँ। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 5500 रुपए से 5700 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3900 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1700 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां ली, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और झुमकी बहन मंडी के भाव को भी हमने बताया अपने किसान भाइयों को। लेकिन अब वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, हमें याद है जानकारी आपको देनी है। तो गंद्रू भाई, पिटारा खोलिए जानकारी की। बिल्कुल, पिटारा खुल चुका है किसान भाइयों। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सूकर के बारे में। बिल्कुल, आज हमारे झारखंड में बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सूकर पालन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसान भाइयों के सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूकरों में एक प्रोटोजोआ रोग होता है। ये रोग क्या है और इससे हम कैसे निदान पा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं। बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। तो आइए जानकारी लेते हैं उनसे। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं सूकरों में प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी और उसके लक्षण और उससे बचाव के विषय में। इसकी विस्तृत जानकारी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा सर। सबसे पहले ये बताइए कि प्रोटोजोआ से सूकरों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है?
हाँ, प्रोटोजोआ आप ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रोटोजोअल डिजीज़ जो होता है सूकरों में, खास करके ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर जो बीमारी होते हैं खास करके सूकरों में, तो लोगों का ध्यान इस प्रोटोजोअल डिजीज़ पे नहीं जाता है कि प्रोटोजोआ से भी कोई बीमारी हो सकती है, जिसके कारण जो है उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। प्रोटोजोआ की बीमारी की जब बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से कॉक्सीडिया और बेबेसिया, ये 2 बीमारी हैं जो सूकरों में देखने को मिलता है। और उसमें से भी कॉक्सीडिया जो है वो काफ़ी जो है कि वो कह सकते हैं कि ज़्यादा देखने को मिलता है, बेबेसिया का प्रकोप कम होता है। तो ये जो 2 बीमारी है ये मुख्य रूप से जो है किसान भाइयों को इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं। नहीं तो इस बीमारी के लक्षण देख करके दूसरी तरह की दवा चलाते हैं, उसका डायग्नोस नहीं करने से ये जो है बीमारी और फैलता जाता है और इससे जो है काफ़ी हानि हमारे किसान भाइयों को होती है। किसान भाइयों के साथ साथ हम भी इस जानकारी को जानना चाहेंगे आपसे। आप इसकी विस्तृत जानकारी दें किसान भाइयों को इसके लक्षण के विषय में। ये कॉक्सीडिया खास करके जो बीमारी होती है ये सभी सूकरों में देखी जाती है और ये आइमेरिया और आइसोस्पोरा स्पेसीज जो होते हैं कॉक्सीडिया के, ये बीमारी के इसके कारण जो है ये बीमारी होती है। और ये कॉक्सीडिया की जब बात करते हैं तो ये नॉर्मल रूप से वयस्क सूकरों में ये पाया जाता है। आप वयस्क सूकर हैं उसके फीसेस को, मल को आप देखते हैं अगर माइक्रोस्कोप से, तो उसमें कॉक्सीडिया कुछ न कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं इसलिए ये हानि जो है नहीं करते हैं। लेकिन जब इसका इन्फेक्शन, ये जो मल जो होते हैं वयस्क सूकरों में जिसमें कॉक्सीडिया होता है, इसका इन्फेक्शन जब छोटे छौनों में होता है, खास करके जब मादा और छौने एक साथ रहते हैं, तो उस समय जो है कि उसके मल से इसका जब इन्फेक्शन होता है तो ये कॉक्सीडिया में oocytes होते हैं। ये oocytes जो होते हैं कि जो छौने होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इसके पेट में चले जाते हैं। आप देखेंगे जो भी सूकर पालक हैं वो हमेशा वो कंप्लेन करते हैं कि दस्त हो गया, हमारे छोटे बच्चे हैं उसमें दस्त हो रहा है, उसको कैसे क्या करेंगे। तो इसमें जो इसका मुख्य कारण ये कॉक्सीडिया है कि जैसे ही उसका इन्फेक्शन सूकरों में होता है, बच्चों में होता है, तो 3 से 4 दिन में, इन्फेक्शन के 3 से 4 दिन में जो है कि इसमें छोटे छौने में दस्त शुरू हो जाता है, क्योंकि वो oocytes जो है उसके पेट में चला जाता है और वहाँ वो मल्टीप्लाई करते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं और ये इसमें जो है वो दस्त करते हैं। दस्त करने के कारण जो है उसमें पानी की कमी हो जाती है, सूकर कमज़ोर हो जाते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे जो है बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिससे सूकर पालकों को काफ़ी हानि होता है। तो इससे बचाने के लिए ये जो कॉक्सीडिया जो बीमारी है ये मुख्य रूप से छोटे छौने में होता है। जैसे 5 से 15 दिन के जो बच्चे उम्र होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन होता है 3-4 दिन के बाद वो उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं जो छौने, तो उसमें जो है कि काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और डायरिया के कारण जो है मरने लगते हैं। इसमें और एक लक्षण है, जो दस्त होता है वो पीले रंग का दस्त होता है और रेगुलर रूप से होता है, और जैसे ही दर्द होता है तो सूकर जो छौने होते हैं वो दूध पीना बंद कर देते हैं, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। खास करके जब इसमें लक्षण के बाद इलाज की जब बात करते हैं तो इलाज में 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं, बचाव और इलाज। तो इसमें सल्फाडिमिडीन नामक जो दवा है वो काफ़ी कारगर होती है और इसको डॉक्टर से सलाह लेकर सल्फाडिमिडीन नामक दवा जो है उचित मात्रा में अगर छौनों को देते हैं तो इससे बीमारी से उनका बचाव हो सकता है और उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो भी लक्षण मिलते हैं, सूकर कमज़ोर हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है शरीर में, तो आप कोशिश करें कि उस कमी को पूरा करें ताकि वो जो है जो छोटे छौने हैं उसके शरीर में वो ताकत बना रहे और जो है वो दूध पीता रहे, तब इस बीमारी से प्रकोप होता है। जब ये छौने बड़े हो जाते हैं 1-1.5 महीने 2 महीने में, तो इसमें कुछ इम्यूनिटी डेवलप करती है और इससे इस बीमारी का प्रकोप होना जो है वो जो अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से, उसका प्रकोप जो है वो कम हो जाता है और फिर जो है ये समस्या जो है वो फिर बाद में नहीं रहती है। जिन सूकरों को जैसे किसान भाई लक्षण ये देखते कॉक्सीडिया की, तो उसके बाद इस लक्षण को देखने के बाद किसान भाई क्या सावधानी अपना सकते हैं? ये जो जैसे ही लक्षण देखते हैं, लक्षण देखने के बाद तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये समस्या है कि जैसे ही आप डायरिया होता है तो डायरिया बैक्टीरिया के कारण भी होता है, तो ये जीवाणु जनित डायरिया होने के कारण जो है ज़्यादातर जो किसान भाई हैं उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, जो एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करता है। तो एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, इसके कारण जो है कि वो बीमारी बढ़ते जाती है, दस्त ठीक नहीं होता है, हाँ तेज़ी से होता है, जिसके कारण जो है फिर वो बच्चे ठीक नहीं होते हैं और काफ़ी मात्रा में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो है सल्फाडिमिडीन नामक दवा, एनाट्रोफ्यूरांस नामक दवा जो है डॉक्टर की सलाह लेकर के देने से ये बीमारी का जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरी बीमारी बेबेसिया है। ये बेबेसिया जो बीमारी होती है ये भी प्रोटोजोअल है और गाय में भी ये देखने को मिलती है, भैंस में भी मिलती है और सूकरों में भी ये मिलती है, हालांकि कम ये होती है। इसको रेड वाटर डिजीज़ भी कहते हैं।
ये जो बेबेसिया नामक बीमारी है, इसका मुख्य रूप से जो सूकरों में जो होता है वो खास करके देखा जाता है कि जैसे ही इसका प्रकोप होता है, सूकर में तेज बुखार होता है, वो काफ़ी दुबले हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, और कुछ दिन के बाद जब इसका सही ढंग से इलाज नहीं होता है तो इसमें जो है कि उसके जो यूरिन होते हैं, मूत्र जो होते हैं, उसमें से लाल रंग का वो यूरिन उसमें आने लगता है, इसलिए इसको रेड वाटर डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे ही सूकरों में तेज बुखार आता है, लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये प्रोटोजोआ बीमारी जो है उसमें एंटीबायोटिक ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है कि इसमें बेबेसिया के लिए उचित इलाज, पहले उसका डायग्नोस करना है, उसके बाद उचित इलाज करना है। आप अपने बाड़े के पास जो है गंदगी अगर जमा करते हैं, ठीक से सफाई नहीं करते हैं, तो ये टिक्स का प्रकोप वहाँ पे होता है और ये बीमारी जो है दूसरे जो स्वस्थ पशुओं में वो है फैलाता है। तो इसके लिए आप सफाई पर विशेष ध्यान दें, मल मूत्र को कहीं आसपास जमा ना होने दें। उसके बाद जो है कि कमरे को फिनाइल से नियमित रूप से सफाई करें। जो पशु भी जो भी इसमें इन्फेक्शन का चांस दिख रहा है, चमड़े में या किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसको तुरंत इलाज करें और उसकी शरीर को भी डेली से पानी से कम उसको सफाई करें, नहलाया करें, तब अलग रखने की जो भी पशु बीमार पशु हैं, कुछ भी प्रकोप हो रहा है उसको अलग कर दें। और इसका इलाज के लिए अगर कोई पशु बीमार है तो डायमिनाजिन एसिचुरेट नामक दवा जो है ये डॉक्टर की सलाह लेकर के देने से इसका जो है वो काफ़ी असरदार होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले बीमारी के विषय में विस्तृत जानकारी, उसके लक्षण और उसके बचाव के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। तो जानकारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें झुमकी बहन एक छोटा सा विराम और लेना होगा। संदेश दिखाना है? बिल्कुल बिल्कुल ले लेते हैं। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। चलिए, संदेश तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन आप देख रहे हैं किसान भाई बहनों जो हमें इंतजार कराते रहते हैं जून जुलाई का, तो वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुधना जी। जो है तब ना का हाल चाल? ठीक है जून। तब तुम जानकारी का मजा ले रहे हो ना? पूरा ले रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं। हम यही कहने वाले थे कि हम जो जानकारी देते हैं उसका फायदा भी उठाओ। तो आज वो खास जानकारी भी देने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो हम लेने भी जा रहे हैं। हाँ, तो सुन लो, आज हम किसान भाइयों जानकारी देने जा रहे हैं कि झारखंड के परिवेश में समेकित कृषि प्रणाली कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, इस विषय पर हम जानकारी लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। देखिए, यही जून तो हम पूछने वाले थे। हाँ, तो चलो लेते हैं जानकारी। तब सुनिए जून, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ बीके झा जी, वो आपको जानकारी बिल्कुल दे देते हैं। आज हम आए हुए हैं हार प्लांडू में और जानेंगे कि झारखंड परिवेश में समेकित कृषि प्रणाली कैसे करें और इसके फायदे क्या हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके झा, जो कि हार प्लांडू में ही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या? किसान भाइयों, जैसे आज के परिवेश में जैसा हम सब एकल फसल करते आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे झारखंड में समेकित कृषि प्रणाली की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। समेकित कृषि प्रणाली में जैसे कि हम सब आज इस पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली में हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो हमारी बनी रहती है, जिससे कि हम टिकाऊ कृषि के लिए आगे बढ़ते हैं। साथ में हमें इसमें आर्थिकी भी अधिक प्राप्त होती है, चूँकि जिसमें प्रति वर्ग मीटर की हमारी ये रहती है ध्येय कि हम इसमें अधिक आमदनी प्राप्त करें। और साथ में हम इसमें जितने इसमें तरह के हम अगर इंटरप्राइजेज जो हम कहते हैं, जिससे विभिन्न तरह के हम कृषि कार्य को इसमें अगर सम्मिलित करते हैं, इससे हमारी आमदनी का स्रोत भी बढ़ता जाता है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसमें
पोषक तत्व जो हमारे किसान भाइयों हैं उनको भी अपने खेतों से आपको प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य समेकित कृषि प्रणाली में क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है, साथ में आपकी आमदनी भी बढ़ती है, और जो हम पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है तो उन विभिन्न घटकों को भी आप पैदा करते हैं, जो कि आप सेवन भी करते हैं और उसको आप बेच करके आप उससे आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो समेकित कृषि प्रणाली से अगर हमारे किसान भाई जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़े और कौन कौन सी फसल हैं जो इसके अंतर्गत करें वो? किसान भाइयों, जैसे कि झारखंड प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश में जैसे कि आपके पठारनुमा क्षेत्र होते हैं, तो इसमें जैसे कि आप की अगर 1 एकड़ का मॉडल ले लें या आप 1 हेक्टेयर का ले लें, तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपने क्षेत्रों के अनुसार जो है उसको वर्गीकरण कर लें। और साथ में जैसे कि आप पठारी क्षेत्र में हैं, जैसे बरसात अभी हो रही है, तो बरसात का पानी आपका जो सबसे निचला भूभाग जहाँ है तो वहाँ पे एक आप छोटा सा तालाब का भी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक थोड़ा सा आप तालाब का निर्माण कर लें। तो उसमें क्या पानी आपका सालों भर उसमें जो है बरसात का पानी इकट्ठा होता है, जिससे कि पानी का संरक्षण भी होता है। और साथ में जैसे कि आपकी जैसे कि यहाँ पे सब्जियों की बहुत अच्छी किसानों आपके मतलब खेती से आमदनी प्राप्त होती है। तो इसमें जैसे 1 एकड़ का आप मॉडल लेते हैं तो बड़े भूभाग में आप सब्जियों की खेती करें, और साथ में जैसे कि आप इसमें जैसे कि बगीचा का भी आप स्थापित कर लें। जो अपलैंड है आपका ऊंचा जहाँ पे मिट्टी जब ज़मीन है वहाँ पे आप बागवानी का जैसे अमरूद है, आम है, इन सब का आप स्थापना कर सकते हैं। और साथ में जैसे कि आप अनाजीय जैसे आप धान कर रहे हैं तो धान का है, फिर साथ में जैसे कि आप उसमें दलहनी है तो जैसे दलहनी है, फिर या पशुओं आप जैसे गौ पालन कर रहे हैं तो चारा के लिए भी आप उसमें व्यवस्था करें। तो इस तरीके से क्या, और साथ में जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आमदनी को अधिक बढ़ाने के लिए तो इसमें जैसे कि आप इसमें जैसे बाउंड्री पे आप लगाते हैं जो बहुत अच्छा पौधा होता है, तो टैफ्रोशिया होता है, या फिर अगर आपको अच्छा ये है लाह से भी आपको उत्पादन लेना है तो इसके चारों तरफ मेड़ पे आप जो है 1-1 मीटर की दूरी पे आप फ्लेमिंजिया एक पौधा होता है जो कि लाह के लिए होस्ट प्लांट होता है, तो उसकी आप प्लांटेशन करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप विभिन्न तरह के फसलों का समायोजन कर रहे हैं। और ख़ासकर जैसे कि आप गौ पालन कर रहे हैं तो आपके पास क्या है कि गोबर की जो है खाद है तो वो आपको इससे कंपोस्ट आप तैयार कर सकते हैं। और साथ में जैसे कि जो गाय का पालन करते हैं तो गाय का जो आप घर बनाते हैं तो उसके यूरिन को भी आप कलेक्ट करके उसके कोने में एक हब बना करके उसमें आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर साथ में जैसे जितने भी आपके उस खरपतवार आते हैं तो खरपतवार से आप वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण जो है, जो जितने खरपतवार आ रहे हैं उसको इकट्ठा करके आप इसको फेंकें नहीं, आप इसको एक वर्मी बेड भी आता है उसमें रख करके, और साथ में जो इसकी बनाने की प्रक्रिया होती है इसमें आप जैसे कि आप पूरे जो भी घास आ रहे हैं इसको आप रखें, या जो भी मवेशी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप आ रहा है तो भूसा वगैरह का बचा हुआ अवशेष तो उसको सब उसमें डालते जाएं। और साथ में उसमें क्या है कि आप जैसे कि गोबर को पानी में मिक्स करके उसको परत दर परत उस पर स्प्रे करते रहें, और उसमें प्रति स्क्वायर मीटर में 1000 केंचुओं को जो छोड़ा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो हमारी समेकित कृषि प्रणाली में है उसमें एक का जो हमारा आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट हो जाता है। तो इस तरीके से समेकित कृषि प्रणाली में आप और जो हम उसमें तैयार करते हैं वो अपने हम खेतों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाहर के रासायनिक खादों पे ज़्यादा निर्भर होना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से समेकित कृषि प्रणाली में ये सभी चीज़ें हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती हैं कि इन सभी का समावेश हम अपने समेकित कृषि प्रणाली में करें और उससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी, तो हर किसान जुड़ना चाहता है कि आर्थिक पहलू हमारा मजबूत हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो इसके बारे में हमारे किसान भाई को क्या कहना चाहिए? किसान भाई जैसे आपकी आर्थिकी अगर अधिक प्राप्त करना होता है तो इसमें सबसे बड़ी बात इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे पास कि आप जितने तकनीकी जानकारी से जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इसमें वैकल्पिक आय के साधन बहुत रहते हैं। जैसे आप अगर धान कर रहे हैं तो धान के बाद आपकी जो पुआल जो बचते हैं तो वो एक तो आपका मवेशी का इस्तेमाल में हो जाता है, और साथ में जैसे कि आपको अगर मशरूम की खेती की जानकारी है तो आप उसमें एक चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी सी आपको जानकारी प्राप्त होती है जो हमारे केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर मशरूम उत्पादन करते हैं तो वो भी आपकी आमदनी का एक साधन हो गया। जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन आप कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट भी आपका जैसे मार्केट में जो इसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है 6 से 8 रुपये प्रति किलो बिकता है, तो मतलब कहना आप वर्मी कंपोस्ट भी उच्च क्वालिटी की आप बना करके आप इसको विपणन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप फसल भी जैसे मैंने कहा तो समेकित कृषि में अगर आप बागवानी की स्थापना करते हैं तो बागवानी बहुत अच्छी आपको आमदनी देती है। साथ में जैसे कि मैंने फसलों के बारे में कहा तो जैसे सब्जियों की खेती का आप चयन कर रहे हैं तो सब्जियां से भी झारखंड प्रदेश में जो आप देखते हैं सब्जियों की कीमत अच्छी किसानों
किसानों को फ़ायदे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने समेकित कृषि प्रणाली में, और सबसे बड़ी बात होती है जैसे इसमें आपने दलहनी भी फसल लगाते हैं, तिलहनी भी फसल लगाते हैं, अनाज की भी फसलें आप लगाते हैं, साथ में आप चारा की भी पशुओं के लिए आप लगाते हैं। तो इन सभी से क्या होता है कि आपके पास सभी तरह से आमदनी भी प्राप्त हो रहे हैं, और साथ में क्या है कि पौष्टिक जो आप जैसे दलहनी उत्पादन कर रहे हैं तो आप दलहनी को विपणन भी कर सकते हैं, दलहनी को आप स्वयं इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें समेकित कृषि में अत्यधिक उपज, अत्यधिक आमदनी और आपके मिट्टी की जो सबसे बड़ी बात, जो आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्वतः समेकित कृषि प्रणाली में जुड़े हुए हैं तो आपको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ की खाद, ये सब आपको स्वतः जो है इसी समेकित कृषि प्रणाली से आपको मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान। अरे बाजू, ये तो एकदम चकाचक नहीं देखा अरे कितना फायदा है समेकित कृषि प्रणाली से। सही है। तब और अब अच्छा, आप लोग को पूना जाना है जून? ट्रेन में, हाँ, ट्रेन में ले चलेंगे। हाँ। तो चलिए हमारे साथ किसान भाई भी चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, औसतन 5 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जून में बोई गई मूंग और उड़द की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में किसान तोरिया की बुआई करें। धान फसल में साढ़ा कीट का प्रकोप हो तो मोनोक्रोटोफास दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान मकई में अफ्रीकन टॉल या J1006 चारा, लोबिया में UPC 4200 की बुआई कर सकते हैं। चलिए, IMD पुणे से बहुत सारी अच्छी जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं, किसान भाइयों को भी मिलती हैं और किसान भाई इससे काफी लाभ भी उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। लेकिन आपको पता है कि बुधना आजकल चिट्ठी भी लिखने लगा है हमारे पति को। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बताइए तो जरा। नहीं, चलिए बता दे जून। नहीं, अब बुधना क्या पता बताएगा। चलिए हम पता बता देते हैं किसान भाइयों, और आप भी खत लिखिए। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 83401। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। जैसे बुधना हमें खत लिखते हैं वैसे आप भी हमें खत लिखिए फटाफट। और इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। नमस्कार।